इस विवाद की जड़ में एक शब्द वंदे मातरम। इस गीत की जड़ें बंगाल के उस ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हुई हैं जब साधुओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसी बगावत को शब्दों में पिरोया और यहीं से जन्मा वंदे मातरम आगे चलकर पूरे राष्ट्र की चेतना बन गया। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने वाला वही गीत आज राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग धुन बन गया। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने हैं और ये इस वक्त देश में बहस का सबसे बड़ा विषय है। दो शहर, दो बड़े नेता और दो अलग अलग कार्यक्रम। कांग्रेस के गोवा कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाए गए, वहीं ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का फिल्मी वर्जन बज गया। स्कोर बोर्ड देखें तो एक कार्यक्रम विपक्ष का था तो दूसरा सत्ता पक्ष का। चलिए अब इस खबर के चलते उठ रहे सियासी तूफान को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं गोवा। दावा है कि सोमवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाए, यानी अधूरा गीत गाया गया। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। ये वीडियो आते ही प्रश्न पूछे जाने लगे। कांग्रेस 15 अगस्त के दिन भी विवादों में घिर गई थी। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था। दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस पर बैक टू बैक राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप जरूर लगने लगा। तो खड़गे ने भी इतिहास की याद दिलाते हुए तीखा जवाब दिया। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिल गया है। मॉनसून सत्र में बने इस कानून के तहत वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। दोषी होने पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सरकार ने आधिकारिक और राजकीय समारोहों के लिए 6 अंतरे वाले गाने का प्रोटोकॉल तय किया है। कांग्रेस का तर्क है कि वो वही वंदे मातरम गा रही है जो गांधी, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया। नोट करने वाली बात यह है कि गोवा में कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ वो पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम था। पार्टी ने अपमान के आरोप को सिरे से खारिज किया है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की नीति और नीयत को लेकर सवाल उठा रही है। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद करते। अरे इनकी क्या औकात है अटैक करने की। वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब धूम दबा के या तो गायब हो गए थे या धूम हिला के अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई भी नेता वंदे मातरम गीत गा करके जेल नहीं गया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए नहीं अलाउड है, शिर्क है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टैंजर्स गाते हैं वंदे मातरम को लेके। पेट्रियोटिज्म का मतलब सरेंडर नहीं होता और सरकार का मतलब देश नहीं होता। ये कौन लोग हैं जो वंदे मातरम के बहाने मौलिक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? वैसे गोवा के मंच पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उस वीडियो का भी जिक्र हुआ जिसके आधार पर बीजेपी सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही थी। ये वीडियो 15 अगस्त का था। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए तीनों से माफी मांगने को कहा था। खड़गे ने गृहमंत्री को उसी नसीहत का जवाब दिया। 80 साल के बाद
बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते हैं, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते हैं। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? तो खैर, कांग्रेस के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र, जहां डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में वंदे मातरम वाले विवाद में विपक्ष को सवाल उठाने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। यह मामला भी दिलचस्प है। ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले वंदे मातरम बजाया जाना था, इसलिए लोग खड़े हो गए। लेकिन राष्ट्रगीत की मूल धुन न बजकर लता मंगेशकर का गाया 4 मिनट का वो वर्जन चल गया जो एक एल्बम का था। हालांकि उसके बोल भी वंदे मातरम ही थे। लेकिन ठाणे का मामला जरा दूजे किस्म का है। वहां वंदे मातरम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और ना ही अधूरा बजाया गया, बल्कि वर्जन दूसरा चलता रहा, जिसके चलते शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कानून के मुताबिक इसे क्या माना जाए ये बाद में तय हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम को इस चूक का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन उसी मंच से इस पर सफाई भी दी। जाता जाता एकच सूचना करून जातो, आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायला पाहिजे, हा आग्रह आपल्या सगळ्यांचाच असला पाहिजे। फिक्र के लेंस से देखें तो वंदे मातरम किसी एक पार्टी का गीत नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई की और विरासत, आज़ादी की लड़ाई की विरासत है और देश के सम्मान से जुड़ा हुआ गीत है, राष्ट्रीय गीत है। इसीलिए इसका सम्मान किसी राजनीतिक बहस का मोहताज नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम के इतिहास में एक तरफ पूरा गीत और उसकी सांस्कृतिक गहराई है, दूसरी तरफ 1937 का वो फैसला है जिसमें सिर्फ पहले 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इसका मकसद था कि आज़ादी की लड़ाई का यह गीत देश की धार्मिक और सामाजिक विविधता के बीच विवाद की वजह न बने। आगे चलकर सार्वजनिक आयोजनों में 2 छंदों के गायन की परंपरा मजबूत हुई। अब सरकार ने पूरे वंदे मातरम गीत को आधिकारिक आयोजनों में जगह देने के लिए नियम बदले हैं और इसी के साथ 2026 में यह बहस फिर से लौटी है। एक तरफ इसे पूरा गाने की मांग है, दूसरी तरफ पुरानी परंपरा और संवेदनशीलता का हवाला है। इस टकराव के बीच कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भी बना रहे और उन्हें किसी नागरिक की देश के प्रति निष्ठा को नापने का पैमाना भी ना मान लिया जाए। वंदे मातरम जोड़ने वाली विरासत है, इसे बांटने वाली बहस में बदलना शायद उसके इतिहास के साथ इंसाफ नहीं होगा। वैसे वंदे मातरम विवाद में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी एंट्री हो चुकी है। हमने अभी आपको दिखाया उनका गटर छाप वाला बयान भी काफी वायरल हुआ था, जिस पर योग गुरु रामदेव काफी भड़के हुए हैं। वो देहरादून में TV9 भारतवर्ष के 70 सम्मेलन में पहुंचे थे। इसी मंच पर संवाद के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे कटाक्ष किए जो कंगना को चुभ सकते हैं। कंगना ने जेनजी को गटर छाप कहा था, इस पर योग गुरु ने क्या जवाब दिया, सुनिए। जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी
देश के जवान को, जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातनी कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। और आइए अब आपको कर्नाटक ले चलते हैं। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की जुबानी फायरिंग जारी है। कल हमने इसी शो में आपको दिखाया था कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस की तुलना किस तरह से जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से की थी। अब कर्नाटक के ही मंत्री यतीन्द्र सिद्धारमैया ने संघ की तुलना 1000 सिर वाले सांप से करके राज्य की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति गरमा दी है। उन्होंने आरएसएस पर क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए और फिर उनके बयान पर फिक्र की पॉलिटिकल रील भी दिखाएंगे। ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು 1000 ಹೆಡೆಗಳಿರುವಂತಹ ವಿಷ ನಾಗರ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಜಾತಿವಾದ, ಕೋಮುವಾದ, ಮನುವಾದದ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಷ ತುಂಬುವಂತ, ವಿಷ ಕಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ನಾಗರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಹೀನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. यहाँ आपने देखा यतीन्द्र सिद्धारमैया का परिचय भी ले लीजिए। वो कर्नाटक में शहरी विकास मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिद्धारमैया के बेटे हैं। उन्होंने ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के समर्थन में दिया। असल में इसी अगस्त महीने की शुरुआत में खरगे उत्तराखंड के हल्द्वानी गए थे, वहां एक रैली को संबोधित किया था। इसके बाद खरगे ने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया था कि रैली से जाने के बाद श्रीराम सेना से जुड़े हिंदू संगठन के लोगों ने उनके मंच का शुद्धिकरण किया था। इसी आरोप के बाद कर्नाटक में कांग्रेस आरएसएस पर हमलावर हो गई। विरोध में मैसूर स्थित कांग्रेस के कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया। यहीं पर बोलते हुए यतीन्द्र ने आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। ये मांग भी की आरएसएस, बीजेपी और श्रीराम सेना के लोग खरगे के इस अपमान पर माफी मांगी। लेकिन इसके बाद सियासत तेज हुई। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से भी उन्हें जवाब दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। I don't think it's a 1,000-headed snake. There are millions of people across whom they have brainwashed, whom they have let loose to sow seeds of discontentment, to sow communal seeds. Please see their history. The problem is nobody has read their history properly. Zero contribution with respect to nation building, but 100% contribution to create chaos. हमारे यहाँ तो नाग को शेषनाग का भी रूप माना जाता है। उन्हीं के 1000 फण हैं, वही अवतार लेके भगवान के साथ आके दुष्टों का नाश करते। पर कांग्रेस वाले इतने हताश हो गए कि वो गाली दे रहे। Yatindra is a newcomer to this field, and it was a very immature statement from Yatindra comparing RSS to 1,000-headed poisonous snakes or whatever he was trying to mean in his speech. No. I have given my interpretation about RSS. I don't need to endorse what others said. There is no difference between Jaish-e Mohammed, Taliban and RSS because all the three are not registered in this country. ऐसे आरएसएस के बारे में स्नेक को, सांप को कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैं खंडन करता हूँ। ऐसे बात करना, एक मंत्री होकर ऐसे बात करना डेफिनेटली ये ठीक नहीं है। और फिक्र की अगली फाइल राम मंदिर चढ़ावा चोरी की है। आज ऐसी खबर आई जिसे सुनकर राम भक्त थोड़े हैरान होंगे। उन्हें उनके सवालों के जवाब भले ही ना मिले हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकारी लेवल से पूर्व ट्रस्टियों के दाग जरूर धुल गए हैं। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी पर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जो ट्रस्ट के साथ भी शेयर की गई। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में पूर्व ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। शुरुआती रिपोर्ट में भी चंपत राय को निर्दोष माना गया था, लेकिन उस फाइल में अनिल मिश्रा का नाम था। उनको लेकर लापरवाही वाले सवाल थे। हालांकि अनिल मिश्रा को प्रारंभिक रिपोर्ट में भी सीधे अभियुक्त बनाया गया था। ये ऐसा नहीं था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में उन्हें राहत मिल गई।
फाइनल रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को दोषी नहीं पाया गया। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उन्हीं पर आरोप लगाए गए हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव को अभियुक्त माना गया है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था में गड़बड़ी का जिक्र है। यह भी माना गया है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ियां हुई थीं। गिनती के लिए जरूरी इंतजामों को लेकर बैंक की लापरवाही का जिक्र है। गिनती और निगरानी इंतजामों में सुधार करने की बात भी कही गई है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा अयोध्या के साधु संतों से मिले। सूत्रों के मुताबिक संतों के एक समूह से खुले तौर पर चंपत राय का समर्थन भी आने लगा था। वहीं अनिल मिश्रा अयोध्या में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी बैठकों के जरिए आरोपों को साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस मामले की जांच शुरू होने के बाद से ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ये सब संघ के स्वयंसेवक हैं और ये स्वयंसेवक पूरी तरीके से इन लोगों ने चोरी किया। इन लोगों ने चढ़ावा चोरी ज़बरदस्त तरीके से की है। मुझे लगता है कि एसआईटी कुछ भी कर दे, क्लीन चिट दे दे, पर जनता इनको क्लीन चिट देने वाली नहीं है। हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। आज भी वो जेल के अंदर हैं। जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार मंथन करेगी और सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी। वो रिपोर्ट जमीनी हकीकत से लाखों कोस दूर है। सरकार जिम्मेदार लोगों को, बड़ी मछली को बचा रही है। एसआईटी की जांच में श्री चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट मिला है। अनिल मिश्रा के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर के हम लोग पहले से ही विश्वस्त थे कि चंपत राय जी ऐसा महापाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको क्लीन चिट मिला। चंपत जी तो निर्दोष हैं। संत समाज ने तो सामूहिक रूप से घोषणा करके जुलाई के महीने में ही घोषित कर दिया था कि चंपत जी का उसमें दोष नहीं है। जो दोषी हैं गणनाकर्मी, वो लोग जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उन लोग अपने दंड भुगत रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। यही वजह है कि प्रारंभिक जांच में उठे सवालों और अंतिम रिपोर्ट के निष्कर्षों के बीच अंतर को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी अभी जांच कर रही है। फिक्र वाले लेंस से देखें तो लोकतंत्र और सुशासन की मूल शर्त है जवाबदेही। क्लीन चिट केवल एक प्रशासनिक आदेश या बंद लिफाफे की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे के तर्क और साक्ष्य निष्पक्षता के साथ रखे जाने चाहिए। यानी यदि क्लीन चिट का इस्तेमाल गुनाहों पर पर्दा डालने या असहज करने वाले सवालों का अंत करने के लिए किया जाएगा तो संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ जाएगा। सवाल यही है कि यदि संस्था के शीर्ष पर रहकर कोई व्यक्ति वित्तीय या प्रशासनिक कामकाज की निगरानी कर रहा है तो अनियमितताओं की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी से वो पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता है। लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐसी अफवाह फैली कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में निकाह करने की होड़ मच गई। लोगों के बीच ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि जल्दी से निकाह कर लो या अपने बच्चों का निकाह करवा दो वरना यूसीसी आ जाएगा। पर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल भोपाल में लोगों के बीच ये अफवाह फैली कि यूसीसी लागू होते ही कजिन मैरिज यानी चचेरे ममेरे भाई बहन के बीच होने वाली शादियों पर रोक लग जाएगी। नतीजा ये हुआ कि जिन परिवारों में ऐसे निकाह की तैयारियां चल रही थी उन्होंने तारीख आगे बढ़ाने के बजाय जल्द से जल्द निकाह कराने की कोशिश शुरू कर दी। इसी अफवाह के बाद भोपाल में निकाह के आवेदन अचानक बढ़ने लगे और मस्जिदों और काजियों के पास लोगों की भीड़ नजर आने लगी। भोपाल में आम दिनों में निकाह के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या सीमित रहती थी, लेकिन अफवाह फैलने के बाद तस्वीर तेजी से बदलने लगी। कानून की असली स्थिति जाने बगैर ही इस अफवाह ने लोगों के फैसलों पर असर डालना शुरू कर दिया और लोगों में अपने बच्चों के निकाह की होड़ मच गई। नायब शहर काजी मुफ्ती अली कादरी के, इनका नाम है मुफ्ती अली कादर, उनके मुताबिक जहां पहले हर दिन करीब 30-40 निकाह के आवेदन आते थे, वहीं अफवाह के बाद निकाह के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या 200 से 300 तक पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों में करीब 35,000 निकाह होने की बात भी सामने आई है, जबकि दावा है कि अगर यूसीसी वाली अफवाह नहीं फैलती तो यह आंकड़ा 5,000 के आसपास ही होता।
अब सवाल उठता है कि क्या यूसीसी में वाकई कजिन मैरिज पर रोक लगाने का प्रावधान है? क्या कानून लागू होने के बाद चचेरे ममेरे भाई के बहनों के बीच में निकाह करना गैर कानूनी हो जाएगा? इन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी की धारा 4/4 को लेकर लोगों में गलतफहमी थी। यूसीसी में धर्म, प्रथा या परंपरा के तहत विवाह की अनुमति जारी रहेगी। इसमें कजिन मैरिज पर रोक लगाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। यह कंफ्यूजन हिंदी वर्जन में एक पंक्ति गलत लिखे जाने की वजह से हुआ और अब उस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का यूसीसी बिल जुलाई 2026 में विधानसभा से पास हुआ, जिसमें बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक की कानूनी प्रक्रिया समान, उत्तराधिकार अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन एक मामूली सी अफवाह ने कैसे भोपाल की मस्जिदों और काजी के पास निकाह के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ लगा दी, वो इस रील में आप देखिए। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज में एक अफवाह फैली है और इस अफवाह में ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि यूसीसी कानून लागू होने के बाद जो आपस में कजिन्स होते हैं उसमें निकाह मान्य नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा। तो वो लोग घबरा के शादियाँ कर रहे हैं। अच्छा। कि ऐसा ना हो ये कानून बन जाए, जैसे चचा की लड़की है, मामू की लड़की है, तो बहन भाई का रिश्ता होता है वो, कि ऐसा नहीं है हमारे मजहब में। हम लोगों के मजहब में बहन भाई का रिश्ता वो होता है जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक दूध पी के बड़े हुए हैं एक माँ का। मगर इस तरह की अफवाहें हैं आपके यहाँ और शादियाँ भी कर रहे हैं? हो रही हैं, है ना। सीहोर में भी 8-10 निके होगा इसी डर के मारे। अच्छा। कि साहब ऐसा नहीं हो ये आपसी के चक्कर में कोई कानून बन जाए तो रोक लग जाए तो अपन अभी कर लो शादी। अच्छा। पहले रोजाना प्रदेश में 5000 शादियाँ होती होंगी, तो अब 30-35 हज़ार लोग चाह रहे होंगे कि शादी हो जाए। पूरी तरह स्पष्ट होने के बावजूद कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम अपने हाथ में ले रखा है। वो सेक्शन 4 को आधा पढ़ते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं। आपके यहाँ परंपरा रही है, रूढ़ी रही है, प्रथा रही है, तीनों स्थिति में हमारे यहाँ इस प्रकार के विवाह पर रोक नहीं रहने वाली है। तो अर्थात आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के उस बड़े फैसले की चर्चा जिस पर देश में बहुत सी बातें हो रही हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नौकरशाही संबंधी खर्च कम करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने अफसरों की संख्या घटाने का फैसला किया है। आप पहले इससे जुड़ा फिक्र का डेटा कैप्सूल देखिए और फिर कर्ज की चुनौतियों से निपटने वाला उनका एक बयान भी सुनाएंगे। सीएम सुक्खू के ऐलान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सरकार राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, भारत वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारियों की संख्या कम करने वाली है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अभी राज्य में तैनात IAS अधिकारी 153 हैं। ये संख्या घटकर 130 करने की तैयारी है, यानी 23 IAS अधिकारियों की कमी की जाएगी। इसी तरह से फिलहाल हिमाचल प्रदेश में IFS अधिकारी अभी 118 हैं। ये संख्या घटाकर 83 करने का प्रस्ताव है, यानी यहाँ भी 35 अधिकारियों की कमी होगी। सुक्खू सरकार ने बताया है कि इसके अलावा IPS के 96 में से कुछ पद कम किए जाने की योजना है, लेकिन ये संख्या अभी कितनी होगी साफ नहीं है। सीएम ने इसके साथ ये भी जानकारी दी कि इस तरह से राज्य पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च कम आएगा और ये पैसा लोगों के विकास में लगाया जा सकेगा। वैसे ये तो वो बातें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन राज्य पर बढ़ते कर्ज से परेशानी की तरफ इशारा है। क्या ये वाकई कर्ज की वजह से लिए जा रहे फैसले हैं? ये जानने से पहले उनका बयान सुनना चाहिए। हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक IAS ऑफिसर बैठ गए हैं, तो काफी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ और जब रिलीव होना होता है तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। हमारा 130 भी अभी ज्यादा है, पर लेकिन कुछ IAS ऑफिसर्स की रिजाइनमेंट थी तो मैंने 130 किए, पर मैं तो चाहता हूँ कि IAS अधिकारी कम से कम 100 और 110 के बीच में होने चाहिए। एक अधिकारी पर अगर हम सारे काम करते 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को हम सेवा कर सकते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ मानना है कि राज्य में जरूरत से ज्यादा अधिकारी आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। IAS कैडर में प्रस्तावित कटौती के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है।
अधिकारियों के वेतन, गाड़ियों, आवास और दूसरे सहायक स्टाफ पर होने वाले भारी खर्च को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में भी अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी। इसके जरिए भी सरकार पर आर्थिक बोझ कम किया जाएगा। लेकिन यहां विस्तार से समझने वाली बात क्या है? असल में हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का भारी बोझ है। राज्य पर सार्वजनिक कर्ज और कुल देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। नए लिए जाने वाले कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में ही खर्च हो जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक हिमाचल की कहानी है, तो ऐसा भी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के आंकड़े बताते हैं कि कई बड़े राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबकर अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इनके ब्याज के भुगतान में ही खर्च कर देना पड़ता है। इसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, जहां सिर्फ ब्याज के भुगतान पर 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब है। वहां का राजस्व कलेक्शन 70,000 करोड़ रुपए था, लेकिन कर्ज के ब्याज भुगतान पर ही 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तीसरे नंबर पर बिहार है। 62,000 करोड़ के रेवेन्यू में 21,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में चले गए। इसी तरह से केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी टॉप 10 कर्ज वाले राज्यों में शामिल हैं। वहां भी इस कर्ज से निपटने की चुनौतियां हैं। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की, जिसमें आज भारत शामिल था और भारत में इसकी जोर शोर से चर्चा भी हो रही है। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था का जिक्र करते हुए अमेरिका के चुनावों पर सवाल खड़े किए। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कुछ ऐसा कहा जो आज देश में विपक्ष को बहुत चुभता रहा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिया और संकेत दिया कि अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, आप अमेरिका में बिना वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे करवा सकते हैं? आगे ट्रंप लिखते हैं कि भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इनमें से 1% से भी कम ने मेल से वोट डाला और हर एक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। यानी ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका को भी भारत की तरह सख्त वोटिंग व्यवस्था अपनानी चाहिए। इस तारीफ पर भारत में विपक्ष ने कटाक्ष भी किया। लेकिन पहले सुनिए भारत में ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के पोस्ट पर क्या कहा। And what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue. And so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. और आपको बता दें कि 21 से 23 जनवरी के बीच भारत ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन किया। इस दौरान अमेरिकी चुनाव अधिकारियों की मुलाकात ज्ञानेश कुमार से हुई थी। साथ ही 12 अगस्त को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर निर्वाचन सदन पहुंचे थे। तब भारत और अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ही ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी अधिकारियों से पूछा था कि आखिर बिना वैलिड फोटो प्रूफ के अमेरिका में चुनाव कैसे करा लिए जाते हैं। अब भारत में विपक्ष के कई नेता ईवीएम वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ज्ञानेश कुमार को यूनाइटेड स्टेट्स ले जाइए, वहीं रखिए, अमेरिका में एसआईआर कराओ। ट्रंप भी पेपर लेकर लाइन में लगे दिखेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक है। बीजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, अमेरिका में ही लोग ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेते, तो यहां क्यों लिया जा रहा है। वैसे देश में ट्रंप की पोस्ट पर हो रही राजनीति के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती एक ऐसी बात है जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। ट्रंप के पोस्ट पर भारत में राजनीति वाली ये रील भी देखी। I have no specific comments to make on these remarks. I can say, however, that the credibility and robustness of India's election machinery is a well-established fact globally. 40% लोगों के तरफ BLO पहुंच ही नहीं पाया है। आज 30% लोगों को BLO मिलता नहीं है, तो लोग फॉर्म भरेंगे तो अब मेरे पास 1 नहीं, 100 नहीं,
सैकड़ों कंप्लेंट है। जो बीएलओ को फोन करते थे, बीएलओ फॉर्म उठाता नहीं था। अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रम्प लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहाँ की थी, पिछला वोट वहां दिया था। नहीं, बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रम्प से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। वो व्यक्ति जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, किस किस प्रकार के बयान उन्होंने नहीं दिए हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, क्या ये उचित है? देखिए, निसंदेह ज्ञानेश कुमार जी ने जो जिस एसआईआर को बिहार से शुरू किया और देश के अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया जा सका है, और अब जो चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की है। और जैसा आपने देखा, आरजेडी के मनोज झा सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में ही उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो फिर भारत में क्यों गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को एक तरीके से आपकी बातों पर मुहर और आपके लिए वैलिडेशन के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या उन्होंने भारत देश को लेकर या भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इससे पहले की जो बातें कही हैं, क्या आप उनको भी सही मानते हैं? लेकिन अब आगे बढ़ते हुए भारत में सत्ता और समर्थकों के बीच में ट्रंप के बयान को भारत के लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता के सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसने अमेरिका में वोटर आईडी और नागरिकता सत्यापन को लेकर चल रही बहस में नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप सेव अमेरिका एक्ट के जरिए अमेरिका में वोटिंग के लिए संघीय पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य करना चाहते हैं, जिसका डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। वो भारत को उदाहरण बनाकर कह रहे हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, तो अमेरिका में भी राष्ट्रीय स्तर पर सख्त फोटो आईडी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका में वोटर आईडी के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में 36 राज्यों में किसी न किसी रूप में पहचान दिखाने की आवश्यकता है, जबकि बाकी राज्यों में दूसरे तरीकों से पहचान सत्यापित की जाती है। कुल मिलाकर भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ के पीछे ट्रंप की अपनी घरेलू राजनीति है। और अब आपको सैलाब वाला संकट दिखाते हैं, जिसमें संगम नगरी प्रयागराज की फिक्र काफी बढ़ गई है। प्रयागराज के निचले इलाकों में हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर 79 मीटर पार कर चुका है। कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। दावा है कि 22 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में घिर चुके हैं। ये गांव मुख्य रास्तों से अब कटे हुए हैं। शहर के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ग्रामीण इलाकों में 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सभी स्कूलों को वहां बंद करना पड़ा है। प्रयागराज और आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई थाने और मोहल्लों में कई फीट पानी भरा हुआ है। कई जगह तो स्थितियां इतनी खराब हैं कि लोग घरों की पहली मंजिल और छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। घरों के भीतर तक पानी दाखिल है। घरों में रखा हुआ जरूरी सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डूब चुके हैं। कई परिवार घरों में ताला लगाकर सुरक्षित जगहों और रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जॉर्ज टाउन, निरंजन डॉटपुल, स्टेशन रोड, खुलदाबाद और तेलियरगंज समेत शहर के कई इलाकों में जल भराव से मुश्किलें बढ़ गई। कमर के सीने के बराबर पानी हमने निकले हैं। इनके बच्चों को लेके आज भी फंसे हुए हैं इस पानी में। समझ लीजिए कि हमारा खिड़की दरवाज़ा 1 फीट पानी पंखे में छूने का बाकी था। हमने बड़ी मुसीबत से निकाला है इधर। हर बार दिक्कत होती है। थोड़ा सा पानी बरसेगा, घर के अंदर पानी आके डूब जा रहा है। कमर के डुबाव तक कब पानी हो जा रहा है, सर तक हो रहा है। ये नौबत हो रही है। बताइए, अब हम लोग काम करेंगे, यहाँ पानी देखेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, क्या करेंगे? अपने अपने घरों में परेशान रहते हैं। सब अपने अपने घरों में, निकलने में दिक्कत होती है। घरों में सामान की बर्बादी होती है। लेटने उठने की, बैठने की परेशानी होती है। प्रयागराज में बारिश की विनाश लीला पर यूपी सरकार सवालों में है। प्रयागराज के हालात पर यह वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है।
उन्होंने कटाक्ष भरे शब्दों में लिखा कि भ्रष्टाचार के कारण जल निकासी की कुव्यवस्था इतनी बदनाम हो चुकी है कि आए दिन सड़कें नदी बन जाती हैं। प्रयागराज बदइंतजामी का मॉडल बन चुका है। यह भी लिखा कि प्रयागराज का सबसे संभ्रांत इलाका जॉर्ज टाउन है, जहां थाना तक जलमग्न है। उन्होंने प्रयागराज के विकास के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी वाले सवाल भी उठाए। वैसे आपको बता दें कि बारिश के बाद संगम नगरी में जगह जगह जलभराव के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। इसके पीछे की कहानी यह है कि मंगलवार को लगातार बारिश के कारण शहर में भीषण जलभराव हो गया, जिससे न्यायाधीशों को भी अदालत पहुंचने में परेशानी हुई और कोर्ट की सुनवाई देरी से शुरू हुई। इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। डीएम और नगर आयुक्त कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें, ऐसा कहा गया है। वाराणसी में भी बारिश की वजह से भारी परेशानी हो रही है। कई घाट डूबे हुए हैं, कई छोटे मंदिर भी ऐसे हैं जिनमें बारिश का पानी घुस चुका है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 65 मीटर से ज्यादा पहुंच गया है। दावा है कि प्रति घंटे गंगा नदी का स्तर करीब 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बढ़ते पानी के चलते कई निचले इलाकों में घाट, मंदिर और रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। एहतियातन प्रशासन ने गंगा में नौका संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर इस सीजन में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। देश के पहाड़ी इलाकों में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से हर तरफ बर्बादी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और मलबे की वजह से 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला जिले में यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी स्थिति कुछ ऐसी ही भयानक है। देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जैसे पहाड़ी जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं। बीन नदी में अचानक एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। एसडीआरएफ ने गाड़ी में फंसे 2 लोगों को निकाला। राहत और बचाव में 1 घंटे का समय लग गया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऋषिकेश से है, जहां स्वर्गाश्रम में मौजूद परमार्थ निकेतन में गंगा का पानी शिव मूर्ति तक पहुंच गया है। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और चिंताजनक हो गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नालियों का पानी घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। लोगों से चंद्रभागा नदी, बरसाती नालों और तेज बहाव वाले स्थानों के आसपास जाने से बचने की अपील की जा रही है। और फिक्र में अब बात महाराष्ट्र की, जहां ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए सिर्फ ट्रैफिक नियम ही नहीं, मराठी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1,65,000 ड्राइवर्स की परीक्षा ली गई थी। करीब 1,40,000 ड्राइवर परीक्षा में पास हो चुके हैं। हालांकि 7,750 ड्राइवर इस परीक्षा में फेल भी हो गए। जो परीक्षा पास नहीं कर पाए उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। 17,000 से ज्यादा ड्राइवर्स की मराठी ट्रेनिंग अभी चल रही है, जो अगले 10 से 15 दिनों में पूरी हो सकती है। परीक्षा में चालकों की बेसिक मराठी भाषा की जानकारी और बातचीत करने की क्षमता देखी जा रही है। उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद की जा रही है जिससे वो यात्रियों के साथ बात कर सकें, उनकी बातें समझ सकें। मराठी नहीं आने पर एक्शन हो सकता है। हालांकि ड्राइवर का लाइसेंस फौरन रद्द नहीं होगा। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक पहले ऐसे ड्राइवर को 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 30 दिन बाद भी वो मराठी नहीं सीखता तो कार्रवाई होगी। ऐसे ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। और अगर इसके बाद भी उसने नियम का पालन न किया तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। ड्राइवर को मराठी आती है या नहीं, ये आरटीओ अधिकारी तय करेंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मराठी के नाम पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि 1989 से ही महाराष्ट्र में नियम बना हुआ है, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक ड्राइवरों को पैसेंजर से मराठी में बात करनी होती थी। अब उसी नियम को देखते हुए ड्राइवरों को मराठी सीखने की पहल की जा रही है। रिक्शा यूनियनों ने इसके लिए 3 महीने का समय मांगा था, जो दिया गया। ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए खास तौर पर क्लासेस लगाई गई। हालांकि विपक्ष को यह तर्क हजम नहीं हो रहा है। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए दी गई 15 अगस्त की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जो सीखे 1,65,000 लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। तो उन्होंने सीखने की कोशिश की। मराठी को हम कोई देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं, तो ये नहीं चलेगा। हमारे महाराष्ट्र का कानून है और 1989 की कानून की अमल पूरी की पूरी हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से मराठी और नॉन मराठी के नाम पर राजनीति कर रही है वो निंदनीय है। आप हिटलरशाही चलाना चाहते हैं देश में? देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, आप उसको कुचलना चाहते हैं? कितने दिन सीखे हैं आप? अब भैया 1 हफ्ते लगा हमको अभी, और सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सीखें। और जबकि इस राज्य में रहना है तो कुछ राज्य की भाषा तो बोलनी चाहिए ना। दाएं बाएं सब सीखा। अच्छा, कितने दिन सीखे?
2 दिन सीखा, तीसरे दिन इम्तिहान दिया। अच्छा, पास हो गए इम्तिहान में? 2 बार फेल हुए, तीसरे बार पास हुए। सर थोड़ा बहुत ऐसे ही सीख रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं सर। क्या क्या सीखा? यही जो पैसेंजर बात करते हैं, जैसा कि कहाँ जाना, कहाँ छोड़ना है, क्या छोड़ना है, वही। और फिक्र में अब फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार से जुड़ा तेज रफ्तार अपडेट भी लीजिए। फरारी लूशे की पहली यूनिट की नीलामी हुई है और इसमें ये $40 मिलियन यानी करीब 382 करोड़ रुपए में बिकी है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये फरारी की पहली 100% इलेक्ट्रिक कार है और प्रोडक्शन लाइन से निकली पहली लूशे होने की वजह से इसे चेसी 0 नाम दिया गया है। आमतौर पर फरारी का नाम आते ही उसके गरजते V8 या V12 पेट्रोल इंजन की आवाज की याद आती है, लेकिन फरारी लूशे लगभग खामोशी से सड़क पर दौड़ेगी और इसी के साथ कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय भी शुरू हो गया। इटालियन भाषा में लूशे का मतलब होता है रोशनी। इस कार के सामान्य मॉडल की अनुमानित कीमत टैक्स और ड्यूटी से पहले करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन चेसी 0 की खासियत यह है कि यह प्रोडक्शन लाइन से निकली पहली कार है। इसी वजह से नीलामी में इसकी कीमत आसमान छू गई। चेसी 0 का पेंट भी बेहद खास है। रोशनी का एंगल बदलते ही इसका रंग हरे से गहरे बैंगनी में बदलता दिखाई देता है। हालांकि जिस बिजनेसमैन ने यह नीलामी में खरीदी उसे यह फौरन नहीं दी जाएगी। इस कार की डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही में होगी। फरारी लूशे में 122 किलोवाट पर आवर की बैटरी लगी हुई है। दावा है कि फुल बैटरी चार्ज में 530 किलोमीटर तक चल सकती है। कार सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। इस कार की रफ्तार जितनी खास है, उसकी डिजाइन की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प। इसे किसी पारंपरिक ऑटोमोबाइल डिजाइनर ने नहीं, बल्कि एप्पल के पूर्व चीफ डिजाइनर जॉनी आइव और उनकी कंपनी लव फ्रॉम ने डिजाइन किया है। पहले ही ये फरारी की भले ही नई कार आवाज कम करेगी, लेकिन ऑटोमोबाइल की दुनिया में इसकी एंट्री का शोर जबरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप के हृदय परिवर्तन की आपने जिस दुश्मन को ट्रंप को घर भर भर कर गाली देते हुए, कोसते हुए सुना है, आज उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वो जिसे ट्रंप कभी इंसानियत के लिए खतरा बताते थे, आज उन्हें शांति प्रिय व्यक्ति बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से ट्रंप की दोस्ती वाले नए चैप्टर की। एक दिन पहले ट्रंप के एक पोस्ट में किम जोंग की तारीफ थी। अब ट्रंप ने बताया है कि उनकी हाल ही में किम जोंग से बात हुई है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि किम जोंग उन ने व्हाइट हाउस की तरफ से बातचीत करने के अनुरोध का जवाब दिया। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उनके अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे ट्रंप ने कुछ घंटों पहले पोस्ट किया है। किम जोंग उन फोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे डोनाल्ड, वी कूल राइट। इसका मतलब है कि हे डोनाल्ड, हम दोनों ठीक है ना, सब ठीक है ना। इस तस्वीर में किम जोंग थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। उनके पीछे उत्तर कोरिया की सेना के अधिकारी खड़े हैं। ट्रंप ने इस तस्वीर को इस तरह से पोस्ट किया है जिससे लगे कि किम जोंग ट्रंप से रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा दोस्ती वाला रिश्ता अभी ठीक है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने 3 दिन पहले भी किम के साथ यह तस्वीर पोस्ट की, फिर दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले सैन्य अभ्यासों को कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं खुश नहीं हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ कोरिया से मिलिट्री ड्रिल का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। यह ड्रिल बड़ी महंगी है और अमेरिका इस पर ज्यादा खर्च करता है। यह ड्रिल ऐसे देश को दुश्मनी का संदेश देती है जो मेरे लिए सम्मान से पेश आता था। ड्रिल पूरी तरह रद्द करना मुश्किल है, लेकिन अब मैंने पीठ हैसियत से इसमें कमी लाने के लिए कहा है। वैसे भी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ मेरा साथ नहीं दिया था, यह भी उन्होंने जोड़ा। लेकिन अब ट्रंप का मन और विचार दोनों बदल गए हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई में ट्रंप ने अपना पाला बदल लिया है। तो अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से आज की 9 बड़ी खबरें। आज पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक पीएम केयर्स फंड का बैलेंस 8,452 करोड़ रुपए है। पिछले एक साल में इसमें 1,200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा राशि का एक बड़ा हिस्सा करीब 6,641 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। इसमें पिछले वर्ष करीब 475 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। आखिरी वित्त वर्ष में घरेलू दान से लगभग 475 करोड़ रुपए मिले, जबकि विदेशों से करीब 52 लाख रुपए मिले। 92 लाख रुपए मिले। इस फंड की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि एनटीए में जल्द ही 22 से 25 नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आगे की भर्ती योजना की समीक्षा की जा रही है।
सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एफआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और असहमति जताने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में कोई विवाद या संदेह नहीं है और जो स्पष्ट रूप से छात्रों से जुड़ी हुई हैं उन्हें अनुच्छेद 142 के तहत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। झारखंड में सीएम सोरेन की तरफ से परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद ये जो फैसला उन्होंने लिया, उसके अनाउंसमेंट के बाद प्रदर्शनकारी छात्र अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं करने वाले। हालांकि वो पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले में अभियुक्त मनोज कुमार, रोशन केरकेट्टा और उमाकांत उरांव को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के किंगपिन अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में एकल परीक्षा के साथ साथ TRI 4 अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों TRI 4 अभ्यर्थियों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। तो वहीं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कल सुबह 10 बजे राजभवन तक मार्च करेंगे। उन्होंने पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने के साथ ही चुनावी राज्यों में नई नियुक्तियां कर दी हैं। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, जगदीश पटेल सह प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि सतीश पूनिया पंजाब और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। गोवा के उस नाइट क्लब के मालिकों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां पिछले साल दिसंबर में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। भारत फिलिस्तीन के बीच आधिकारिक बैठक में गाजा की स्थिति और मानवीय सहायता पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत ने 2 राष्ट्र के समाधान पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष के स्थायी राजनीतिक समाधान का समर्थन किया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए जेल से एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में